Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, we will discuss about the Ohm's law. Prior to Ohm's law, we will also see what is electric current, what are its units, what is the net charge during a current flow, what is the resistance, how we define resistivity, how we define conductivity, what is conductance, and what is the temperature coefficient of resistivity. This topic is meant for class 12 students of CBSE, ISE, and different state boards. This topic will also be found useful for various competitive exams like NEET and JEE Mains. The complete note of the topic is given here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now, let us come to the topic. The electric current through any cross-section of a conductor is defined as the rate of flow of electric charge through that cross-section. किसी भी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यदि करंट का मैग्नीट्यूड समय के साथ वेरी नहीं करता है, वी कॉल इट ए स्टेडी करंट। और यदि मैग्नीट्यूड वेरी करता है समय के साथ करंट का, तो हम बोलते हैं दिस इज ए वेरिंग करंट। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट is taken as the direction of flow of positive charge। ठीक है, जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसी दिशा को हम बोलते हैं करंट फ्लो की दिशा है। और दिस इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, दैट मींस द इलेक्ट्रॉन्स। तो हम करंट की दिशा जरूर असाइन करते हैं फिगर में। करंट इस दिशा में फ्लो कर रहा है, बट करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, करंट डज नॉट ओबे द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ, कुछ बात ध्यान देने की है। पहला पॉइंट क्या है? द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो merely gives द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। करंट फ्लो की दिशा क्या है? वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की दिशा है। सेकंड पॉइंट है, द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट ओबे द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, एंड देयरफॉर दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी इवन दो वी शो इट्स डायरेक्शन इन फिगर्स एंड डायग्राम्स। थर्ड पॉइंट क्या है? It is also defined as the flux or surface integral of current density। यदि current density J है, तो I equal to integral of J dot ds। And the dot product of two vectors, as we know, is a scalar quantity। Units of electric current। The SI unit of charge is coulomb। करंट को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज अगर Q है, T समय में Q चार्ज फ्लो करता है, तो I is equal to Q upon T। Q को मेजर करते हैं कूलम में, टाइम मेजर करते हैं सेकंड में। सो द यूनिट ऑफ करंट इन एसआई इज कूलम पर सेकंड। इस इकाई को हम बोलते हैं एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, सो दिस इज 1 कूलम पर सेकंड। ओके, द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज द ईएमयू ऑफ चार्ज। ईएमयू मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, and that of time is second। So therefore, the CGS unit of current is the EMU of current and is called biot। Symbol इसका है BI। So 1 ampere is 1 coulomb upon 1 second। 1 coulomb is 1/10 times EMU of charge by 1 second। So this is 1/10 biot। ठीक है, हमारे घरों में जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं, ट्यूब है, बल्ब है, फैन है, मोबाइल चार्जर है, ये सब जो हैं, इनमें जो करंट फ्लो करता है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एम्पियर। जबकि थंडर स्टॉर्म के दौरान बिजली कड़कती है, उसमें जो करंट फ्लो करता है फ्रॉम द क्लाउड्स टू द ग्राउंड, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर्स। हमारे शरीर में भी इलेक्ट्रिकल करंट्स फ्लो करते हैं, बट दैट करंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ
few microamperes. When a person comes in contact with a live wire, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया आदमी का, तो उसमें क्या होता है? The external current interferes with the electrical signals controlling the nervous system of the man. उसमें क्या होता है? ऐसे होने से इंटरफेरेंस जो होता है उसके कारण the heartbeat of the person becomes erratic and the person fails to control his body movements and pulls himself away from the wire. उसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता है, वो अपने आप को तार से अलग कर ले, ये संभावना नहीं होती है, ठीक है? एंड erratic heartbeat may result in his death. यदि करंट का मान बहुत ज्यादा है, करंट बहुत ज्यादा शक्ति का करंट है, पर्सन में सफर सीवियर बर्न्स, बहुत ज्यादा बर्न भी हो सकता है आदमी को, ठीक है? अब देखिए व्हाट इज नेट चार्ज ड्यूरिंग करंट फ्लो। हम जानते हैं कि चार्ज कंजर्व है एंड द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, तो कोई कंडक्टर मान लीजिए उसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है? तो किसी एक क्रॉस सेक्शन पर जितना चार्ज फ्लो करेगा पर सेकंड, उतना ही चार्ज किसी दूसरे क्रॉस सेक्शन से निकलना भी चाहिए, ठीक है? इवन दो द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट द टू पॉइंट्स आर डिफरेंट। So the current flowing in a conductor is independent of the area of cross section at different places and remains the same throughout. ये नहीं है कि कोई वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट है, तो हर जगह करंट का मान डिफरेंट होगा। जैसे देखिए हमने आपको यहाँ पर ये दिखाया है, ये एक वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन अलग अलग जगह पर अलग है। सबसे कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस जगह पर है, इससे बड़ा एरिया यहाँ पर है, इससे बड़ा एरिया इस जगह पर है, लेकिन इसमें करंट का मान हर जगह वही होगा। अगर यहाँ पर 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन से, इस क्रॉस सेक्शन से भी 1 एम्पीयर करंट ही फ्लो करेगा और इस सेक्शन से भी 1 एम्पीयर ही करंट फ्लो करेगा, ठीक है? देखिए, यदि नेट चार्ज डेल्टा क्यू फ्लो करता है किसी क्रॉस सेक्शन से डेल्टा टी टाइम में, तो एवरेज करंट हम डिफाइन करते हैं आई एवरेज इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस करंट आई को डिफाइन करते हैं एज रेशियो ऑफ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एज डेल्टा टी टेंस टू जीरो। इसको लिखते हैं हम डी क्यू अपॉन डी टी। इसके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखिए आप, डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी एंड देयर फोर क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी क्यू, दिस इज इक्वल टू integral of I dt. The limits of the integral varies from 0 to t. So this is I into t यदि I का मान constant है। So I equal to Q upon t। यदि हमारा करंट वेरिएबल है तब हम इक्वेशन 3 को कैसे लिखते हैं? इक्वेशन 3 को लिखते हैं हम Q इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी क्यू इक्वल टू I कॉन्स्टेंट नहीं है तो लिखते हैं इसको हम आई टी। ये बता रहा है कि I इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, I डिपेंड्स अपॉन टाइम, सो दिस इज नॉट ए कॉन्स्टेंट, ठीक है? सो दिस इज आई टी टी टी। The limits of integral varies from 0 to t. So equation 5 can be used to find the charge that flows through a conductor in a given time interval. किसी समय पे किसी क्रॉस सेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ये हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द चार्ज दैट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर in 5 seconds and the current as a function of time is given by it is 3t square plus 2t plus 1। देखिए q is given by integral of it dt, टाइम वेरीज फ्रॉम 0 टू t। हमारे लिए समय का मान t का मान 5 सेकंड है, तो हमने यहाँ लिख दिया 5। it का वैल्यू दिया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 इंटू dt। इसको इंटीग्रेट कीजिए, so फर्स्ट टर्म गिव्स यू 3t क्यूब अपॉन 3, सेकंड टर्म गिव्स यू 2t स्क्वायर बाई 2 एंड दिस टर्म गिव्स यू t। लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू 5 कूलम। तो वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, पुट करके संख्या देखते हैं, वैल्यू आ रहा है, आंसर आ रहा है हमारा 155 कूलम।
अब आइए देखते हैं व्हाट इज ओम्स लॉ, व्हाट इज इट्स स्टेटमेंट। प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस ऑफ ए कंडक्टर, दैट इज टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन, रिमेन द सेम। ये हो गया कंडीशन। ये कंडीशन फुलफिल होगा तभी ओम्स लॉ वैलिड है। कंडीशन क्या है कि कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन मतलब उसका टेम्परेचर और उसका मैकेनिकल स्ट्रेन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो द करंट फ्लोइंग बिटवीन 2 points of a conductor is directly proportional to the potential difference applied between these 2 points। यदि किसी कंडक्टर का टेम्परेचर मैकेनिकल स्ट्रेन कांस्टेंट हो, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो, तो किसी 2 पॉइंट के बीच में फ्लो होने वाला करंट उन दोनों पॉइंट के बीच में लगने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, if V be the applied potential difference between 2 points of a conductor and I be the resulting current, then I proportional to V or V proportional to I. Or we write V equal to IR, where R is a constant called the resistance of the conductor between the 2 points। ठीक है। देखिए एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, देखिए ये सिंबल है रेसिस्टेंस का। ठीक है, इससे करंट फ्लो कर रहा है मान लीजिए आई, और ये 2 पॉइंट हैं, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V1। तो V1 कितना होगा I इंटू R1, where R1 is the resistance of this part of the resistor। ठीक है। हम यहाँ की बात कर रहे हैं अगर, तो यहाँ है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V2, दिस इज I इंटू R2, where R2 is the resistance of this part of the resistor। ठीक है ना। I का मान यहाँ भी देखिए I है, करंट का वैल्यू यहाँ भी आई लिखे हैं, यहाँ भी आई लिखे हैं, क्योंकि पूरे रेसिस्टेंस से एक ही करंट फ्लो कर रहा है। वेरी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है सिर्फ रेसिस्टेंस उस पार्ट का। इस पार्ट का रेसिस्टेंस R1 है और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, तो V1 हो गया I इंटू R1। इसके क्रॉस पोटेंशियल V2 है और रेसिस्टेंस इस पार्ट का R2 है, तो V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। ठीक है। Ohm's law is not universal. It does not hold good in the case of discharge through gases, harmonic valve, semiconductor devices, and crystal rectifiers. Substances which obey Ohm's law are called ohmic or linear conductors। ठीक है ना। Ohm's law जो है यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये हर जगह लागू नहीं होता है। ठीक है। जैसे डिस्चार्ज थ्रू गैसेज हैं, थर्मोनिक वाल्व हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं, क्रिस्टल रेक्टिफायर है, उसके लिए ये लॉ होल्ड नहीं करता है। ऐसे सब्सटेंसेस जो ओम्स लॉ को होल्ड करते हैं, जहां वो लागू हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं ओमिक और लीनियर कंडक्टर। ऐसे सब्सटेंसेस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, वेयर ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड, आर कॉल्ड नॉन ओमिक और नॉन लीनियर कंडक्टर्स। फिगर 1 में दिखा रहे हैं आपको हम वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर कंडक्टर्स। देखिए फिगर ए में दिखा रहे हैं, ये हमारा कंडक्टर है। एक्स एक्सिस पर हमने V खींचा है, वाई एक्सिस पर हमने I खींचा है, तो V प्रोपोर्शनल टू I है या I प्रोपोर्शनल V है। देखिए कैसा हमारा ग्राफ है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ये एंगल थीटा है। ठीक है। ये R कितना होगा, रेजिस्टेंस इज V बाई I। तो ये हो गया हमारा I और ये हो गया उसके लिए हमारा V। तो V अपॉन I क्या होगा, I अपॉन V हो जाएगा हमारा tan थीटा इज I अपॉन V। तो हमको चाहिए V अपॉन I, that is resistance. So R is V upon I equal to 1 upon tan theta. In case of non-linear conductor, Ohm's law is not obeyed. The graph between voltage and current is not a straight line. So हमारा उस केस में हमारा ये ग्राफ है। ठीक है। हमने इस ग्राफ के इस बिंदु पर खींचा है एक टेंजेंट। The tangent meets the x-axis at an angle theta.
तो ये हमारा हो गया डेल्टा इज चेंज इन करंट एंड दिस इज चेंज इन वोल्टेज। ठीक है, ये हमारा हुआ ग्राफ, हमारा IV कर्व हमारा ऐसा है। ठीक है, ये हुआ नॉन लीनियर कंडक्टर, जैसे यूजेटी है हमारा, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये करंट घट रहा है, लेकिन वोल्टेज क्या हो रहा है, वोल्टेज इधर बढ़ रहा है लेकिन करंट घट रहा है, रेजिस्टेंस बिकम नेगेटिव हियर। तो इस पार्ट में रेजिस्टेंस हमारा नेगेटिव है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू ए कंडक्टर दे कोलाइड विद द आयंस प्रेजेंट इन इट। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा कंडक्टर में, दे कोलाइड विद द आयंस, आयंस से कोलिजन होता है तो उनकी वेलोसिटी बदल जाती है, उनके फ्री मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ये जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। So tendency of a substance to obstruct or oppose the flow of an electric current through it is called the electrical resistance of the body. A body that offers resistance to the flow of electrical current through it is known as a resistor. ठीक है, ऐसी वस्तु जो करंट के फ्लो में रेजिस्टेंस डालता है, रुकावट पैदा करता है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टर। From Ohm's law, the resistance of a conductor is defined as the ratio of the applied potential difference across the conductor and the resulting current through it। ठीक है, हमारा रेजिस्टेंस जो हुआ ये हुआ V अपॉन आई। V को मेजर करते हैं वोल्ट में, ठीक है ना, R हुआ V अपॉन आई। इसको मेजर करते हैं वोल्ट में, इसको मेजर करते हैं एम्पियर में। तो इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट पर एम्पियर लिखते हैं V एम्पियर टू द पावर -1, और इस पूरे को हम बोलते हैं ओम। इसको सिंबल ऐसा है ये, दिस इज द सिंबल फॉर ओम। This is the unit of resistance and stands for volt per ampere. It is a scalar quantity and has the dimension given by this formula. Dimension of R is dimension of V upon dimension of I. V is the work done per unit charge. So this is W upon Q into I is here. W is the work done. This is M L squared to the power -2. Q is I into T, so this is I into T into I. So this is M L square T to the power -3 to the power -2. So this is the dimensional formula for resistance. The reciprocal of resistance is called conductance and is denoted by capital G. Its unit is, ये उसका reciprocal है। तो देखिए ओम का जो सिंबल है उसको हमें उलट दिया यहाँ पर, इसको बोलते हैं मो। स्पेलिंग उसका उल्टा हो गया है, OHM होगा ओम, ये हो गया मो, MHO उल्टा हो गया। तो ऐसे लिखते हैं या लिखते हैं ओम टू द पावर -1, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सीमेन। द डायमेंशन ऑफ कंडक्टेंस आर क्या होगा, आर का उल्टा, so दिस विल बिकम 1 अपॉन आर, दिस आई अपॉन वी। तो ये जो यहाँ डायमेंशन है आर का उसको उलट दीजिए, तो यहाँ एम का पावर 1 है, यहाँ पावर हो जाएगा एम का -1, एल का पावर 2 है, यहाँ हो जाएगा एल का पावर -2, दिस इज टी का पावर -3, दिस विल बिकम टी टू द पावर 3, आई टू द पावर -2, ये हो जाएगा आई का पावर 2। ठीक है, तो आर और जी का डायमेंशन जो है एक दूसरे का उल्टा होगा। अब आइए देखते हैं व्हाट इज रेसिस्टिविटी। द रेजिस्टेंस ऑफ ए resistor is directly proportional to its length and inversely proportional to its area of cross section A. That is R proportional to L when A is constant and R proportional to 1 upon A when L is constant. दोनों को मिला दें तो R proportional to L upon A और R equal to rho times L upon A, where rho is a characteristic constant of the material of the resistor and known as resistivity. पहले हम इस रो को, जो अब हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी, इसको बोलते थे पहले हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। सो द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। ठीक है,
If you set L equal to 1 and A equal to 1, इस इक्वेशन 10 में L का मान 1 मान लीजिए, A का मान 1 मान लीजिए, तो R will be equal to rho. This is only numerically equal. So then equation 10 gives you rho equal to R numerically. So the resistivity of a conductor is numerically equal to the resistance of a specimen of the conductor of unit length and unit area of cross section. ठीक है, L एक हो गया, ये एक हो गया, तो रो हो गया आपका R के बराबर. So this is numerically equal to the resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section. इक्वेशन 10 से देखिए, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल. द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज देयरफॉर ओम मीटर. कैसे ओम मीटर हुआ? देखो, ये जो है यहाँ पर आर हो गया आपका, आर की इकाई हो गई ओम, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, नीचे एल है, ये हो गया एम. तो दिस कैंसिल विद दिस वन, दिस इज इक्वल टू ओम मीटर. ठीक है. So the resistivity of materials changes with temperature. So it is usually given at a particular temperature, say 0 degree centigrade or 20 degrees centigrade. The temperature coefficient of resistivity is defined as the change in resistivity per unit resistivity per Kelvin change in temperature. The variation of resistivity with temperature of a material is approximately given by rho T is equal to rho naught into 1 plus alpha into T minus T naught, where rho T and rho naught are respectively the resistivity of the material at temperature T and T naught respectively, and alpha is the temperature coefficient of resistivity. In figure 2, we have shown the variation of resistivity with temperature for some materials. मेटल केस में देखिए, एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पर रेसिस्टिविटी है. In the case of metal, it varies like this. In case of semiconductor, as temperature increases, the resistivity decreases. ऐसा क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से सेमीकंडक्टर्स में नए चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होते हैं. So the number of charge carriers increases and therefore the resistivity falls. In case of an alloy, it varies like this. So in this lecture, we have seen the different aspects of Ohm's law. I assume you like this presentation. यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. So thank you for watching. See you next time with some other topic of interest. Till then, goodbye.